हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिन्होंने कि कल यानी कि सैटरडे 30 अक्टूबर को अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। और इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में 50% तक बढ़े। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या इनका शेयर हमें लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। सबसे पहले अगर हम बैंक की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो आईडीएफसी लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जिसको कि 1997 में सेटअप किया गया था। 2014 में इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला और 2015 में आईडीएफसी बैंक सेटअप हुआ था। और दिसंबर 2018 में इन्होंने कैपिटल फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर किया और जिसके बाद बना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कैपिटल फर्स्ट बैंक एक एनबीएफसी था जो कि कंज्यूमर और माइक्रो फाइनेंसिंग पे फोकस करता था। तो अब ये दोनों को मिला के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है। और इसके अलावा जो अभी बैंक की अप्रोच है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। ये जो इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग देते हैं लगभग 5% के आसपास, वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। इसके अलावा ये मंथली इंटरेस्ट देते हैं और हायर स्पेंडिंग लिमिट है इनकी, और इंश्योरेंस कवरेज डेबिट कार्ड पे। और ये क्रेडिट कार्ड भी देते हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री होता है। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा कस्टमर फोकस्ड बैंक है। तो अब अगर इनके ओवरऑल हम सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स को देखें तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़ी, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ के 152 करोड़ रहा। पिछले साल सितंबर क्वार्टर में इनको 101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अगर जून क्वार्टर की बात करें तो इनको 630 करोड़ का लॉस था। और अगर कुछ टॉप हाइलाइट्स की बात करें तो जो इनके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, जिनकी की कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ही रीजनेबल होती है और बहुत ही कम होती है, वहां पे 53% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी गई। इसके अलावा जो रिटेल लोन बुक है, जहां पे बैंक फोकस कर रहा है अपने कॉर्पोरेट लोन्स की बजाय रिटेल लोन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वहां पे भी 30% इंक्रीज देखा गया। और इनके जो होल सेल यानी कि कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, जहां पे बैंक का थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो कम करना चाहता है क्योंकि ये रिस्की लोन होते हैं, तो वहां पे भी 16% इन्होंने अपने ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो को कम किया है। इसके अलावा बैंक ने जनवरी में क्रेडिट कार्ड पे फोकस करना शुरू किया था और अब 9 महीने के अंदर अंदर 4 लाख क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशो बैंक का इम्प्रूव हुआ है, अब ये 52.06% है। और ग्रॉस एनपीए हालांकि पिछले साल से थोड़े से बड़े हैं, लेकिन पिछले साल कंपेरेबल नंबर नहीं थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था कि आप एनपीए नहीं कर सकते कोविड की वजह से। तो अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये थोड़े से कम हुए हैं। 4.61% थे पिछले क्वार्टर में, जो कि अब 4.27% रह गए हैं। और वहीं एनपीए भी 2.09% हो गए हैं, पिछले क्वार्टर में वो 2.32% थे। और इन सब एनपीएज में यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट में एक ऑपरेटिंग टोल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है जो कि लगभग 838 करोड़ का है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर 2022 में एनपीए घोषित किया गया था। ये एक बहुत बड़ा रीजन है इनके एनपीए बढ़ने का। और बैंक को उम्मीद है क्योंकि ये रोड ऑपरेटिंग टोल रोड है, तो फ्यूचर में ये अपने पैसे रिकवर कर पाएंगे, ज्यादा इनको लॉसेस नहीं होंगे। और ये ऑलरेडी दो एनपीए है लेकिन फिर भी ये पार्शियल पेमेंट्स कर रहे हैं। तो अब अगर हम समरी देखें इनके ओवरऑल सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट की, तो इनकी जो असेट्स हैं यानी कि लोन्स हैं वो 1,17,270 करोड़ के हैं, जिसमें कि 10% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज देखा गया है। रिटेल लोन 67% हो गए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 64% थे। कस्टमर डिपॉजिट में भी 21% का इंक्रीज देखा गया है। कासा रेशो 50.86 से बढ़ के 51.28% हो गई है। ये जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल होते हैं बैंक को, तो वो कॉम्पिटिटिव रेट पे आगे लोन दे सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो में भी 4 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखी गई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 5.76%, अच्छा बोला जा सकता है। रेटिंग बैंक की टीयर 2 बॉन्ड्स में AA है और फिक्स डिपॉजिट में F ट्रिपल ए है। और अगर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की जाए तो जैसे पिछले पेज में डिस्कस किया, वो 4.27% है, पिछले क्वार्टर से बेटर हुए हैं। सिमिलरली जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी पिछले क्वार्टर से कम होके 2.09% पे हैं। तो ओवरऑल बैंक के अगर सेकंड क्वार्टर के नंबर को समराइज किया जाए तो अच्छे नंबर लगते हैं।
तो अब अगर हम बात करें बैंक की ओवरऑल प्रोग्रेस की, इन्होंने कुछ अपने लिए टारगेट रखे थे दिसंबर 2018 में जब इनका कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर हुआ था। तो उसमें मोस्टली इन्होंने ऑन ट्रैक चल रहे हैं या कुछ को अचीव कर लिया है। तो अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में, तो रिटेल जो असेट हैं, बैंक ने टारगेट किया था कि वो 1 लाख करोड़ 2024-25 तक रिटेल लोन्स होंगे उनके, जो कि अब 78,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि 2018 से अगर कंपेयर करें तो डबल से भी ज्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पे ऑन ट्रैक हैं। इसके अलावा रिटेल जो परसेंटेज है, वो इनका टारगेट 70% का था, ये 67% पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। होलसेल यानी कि कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में ये 40,000 करोड़ से अपने लोन को कम करना चाहते थे, जो कि अब 31,198 करोड़ है, तो बोला जा सकता है कि अचीव कर लिया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो इसमें है, उसमें बैंक इसको जीरो करना चाहता था 5 साल में। तो यहाँ पे अभी भी 10,142 करोड़ के हैं, तो इसलिए ये इन्होंने ऑन ट्रैक बोला है। इसके अलावा अगर टॉप 10 बोरोअर्स की बात की जाए, तो वहां पे बैंक का टारगेट था कि 5% से ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए ताकि रिस्क कम हो सके। तो यहाँ पे 5.5% है, जो कि पिछले 2018 से कंपेयर करें तो काफी इंप्रूव हुआ है। इसके अलावा जीएनपी और एनएनपीए यानी कि ग्रॉस और नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट जो हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बैंक ने खराब किया है। ये जो इनके टारगेट है इससे थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसका रीजन है कि कोविड की वजह से थोड़े से इनके ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं। तो हो सकता है कि आने वाले जो 2024-25 का टारगेट है, वहां पे ये इनको अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोविजन कवरेज रेशो की बात की जाए, तो वो 70% का टारगेट था, जो कि 52% हो गया है। और इसमें अगर वो जो एक ऑपरेटिंग टोल रोड है, वो एक बड़ा, अगर वो उसमें रिकवरी हो जाती है तो ये लगभग 60% के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर हम अर्निंग रेशियो की बात करें, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन्होंने अचीव कर लिया है। 5 से 5.5% रखना चाहते थे, जो कि अब 5.76% हो गया है। इसके अलावा कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनकी 77% हो गई है, जो कि 55% पे ये ले जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पीछे चल रहे हैं, लेकिन ऑन ट्रैक है। बाकी रिटर्न ऑन असेट और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात की जाए, तो वो 0.37 और 2.97 है अभी। जहां पे जो ये टारगेट देखना चाहते हैं, वहां से काफी कम है। लेकिन आने वाले 2024-25 तक उम्मीद है कि वहां पे भी इसमें ये अचीव कर पाएंगे। हम आने वाले पेजेस में डिस्कस करेंगे इनके प्लान्स के बारे में भी। ओवरऑल अगर इनके लोन पोर्टफोलियो का देखा जाए, तो आप देखेंगे कि वेल डाइवर्सिफाइड है। 67% रिटेल लोन से आता है, और बाकी जो 33% है वो कॉर्पोरेट, इंफ्रा और अदर्स से है। इसके अलावा रिटेल लोन की भी बात की जाए, तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2018 से लगातार उसमें इन्होंने वृद्धि की है, और पिछले साल 56% थे, जो कि अब बढ़ के 67% हो गए हैं। और विद इन रिटेल लोन्स भी इनके जो लोन है, जैसे होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि मोर और लेस बहुत ही सेफ माने जाते हैं और सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो इनका लगातार इंप्रूव हो रहा है। इस पेज पे आप डिटेल में देख पाएंगे इनकी ओवरऑल लोन ग्रोथ। रिटेल अगर देखा जाए तो 30% इंक्रीज है, जिसमें कि मेजर जो इंक्रीज आ रहा है वो होम लोन से, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से और एसएमई लोन्स में हो रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर लोन्स और बाकी अगर लोन देखेंगे आप, कॉरपोरेट हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, वहां पे लगातार कमी देखी जा रही है, जो कि बैंक का ओवरऑल प्लान है, क्योंकि ये चाहते हैं कि रिटेल सेगमेंट में अपने आप को बढ़ाएं और दूसरे सेगमेंट में कम करें। और उसी पाथ पे बैंक की प्रोग्रेस दिखती है। और अब अगर बात की जाए इनके डिपॉजिट साइड की, तो बैंक के लगातार करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। तो ये जो दिसंबर 2018 में इनके जो कासा रेशो थी वो 8.68% थी, जहां से बढ़ के 51.28% हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बैंक बहुत ही एग्रेसिव है अपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बढ़ाने में। और अगर इसमें टर्म डिपॉजिट को ऐड कर दिया जाए, तो ये लगभग 76% है, जो कि बहुत ही अच्छी रेशो है, और इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है इससे काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो अब अगर बात की जाए इनकी असेट क्वालिटी की, तो प्री कोविड लेवल पे इनके ग्रॉस एनपीए 2.83% थे, जो कि जून में बढ़ के 4.61% हो गए थे। तो वहां से थोड़े से कम आए हैं, लेकिन अभी भी ज्यादा हैं। लेकिन बैंक को उम्मीद है कि अब जैसे कि कोविड कंट्रोल में आ रहा है, और इनका जो एक मेजर जो इसमें रीजन है, वो एक वन लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अकाउंट है, जो कि 800 करोड़ से ज्यादा का है, जो कि एनपीए हो गया है, वहां से अगर रिकवरी होती है या अगर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो इनके जो एनपीए के नंबर होंगे वो काफी अच्छे दिखेंगे। तो आने वाले टाइम में जैसे बैंक को उम्मीद है कि वो अल्टीमेटली वहां से पैसा रिकवर होगा, और तो आने वाले क्वार्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। और वहीं रिटेल ग्रॉस एनपीए में भी आप देखेंगे कि ये लगातार बढ़ गए थे, लेकिन मार्च के बाद से ये इसमें कमी देखी जा रही है।
और उसका रीजन यही है कि कोविड अब कंट्रोल में आ रहा है, तो बैंक की कलेक्शन ओवरऑल इम्प्रूव हो रही है। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर प्राइस की कि क्या करंट प्राइस पे इनका शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 45% की रिटर्न दी है, एक साल में 62% की। हालांकि पिछले 3 महीनों से, जब से इनके Q1 के रिजल्ट आए थे और वहां पे इनको लॉस हुआ था, तब से बैंक ने खराब परफॉर्म किया है और लगभग 5% इनका शेयर गिरा है, और पिछले एक वीक में भी ये 1% तक गिरा है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखें तो अगस्त में आईसीसीआई डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और उन्होंने इसका टारगेट 60 दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 54 के आसपास देते हैं, हायर साइड पे 72 और लोअर साइड पे 33। और जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई वो 49.50 पे हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अभी अपने बिलो एवरेज प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर फंडामेंटल देखें तो ये एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, और वैल्यूएशन इसका भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि ये पीछे लॉस इन्होंने इनकर किए हैं, तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा कम है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में वो बढ़ सकती है। लेकिन अभी कंपैरेटिवली इनकी कम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% से ऊपर हो चुके हैं अभी करंट फाइनेंशियल्स के बाद, तो वो अच्छे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव हो रही है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो आप बड़े बैंक्स के साथ ही रहिए, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो या कोटक या एक्सिस, क्योंकि वो आपको रीजनेबल रिटर्न देंगे, उनमें भी अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है मोस्टली में। तो आपके लिए वो बेटर इन्वेस्टमेंट होंगे अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी रिस्क एपेटाइट है, तो मुझे लगता है कि स्मॉल टू मीडियम कैप बैंक में ये एक बहुत अच्छी बेट हो सकता है। मुझे ये बैंक बंधन बैंक या आरबीएल बैंक से काफी बेटर लगता है। और अगर इसमें पूछा जाए कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी, जैसे मैं बोल रहा हूँ लगातार, कि इंप्रूव हो सकती है, उसके पीछे के कारण ये है कि इनकी एक जो लेगेसी, इनकी जो बोरोइंग्स थी, क्योंकि तब इनके पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इतने नहीं होते थे, तो अभी इनकी लगभग 28,000 करोड़ की लेगेसी बोरोइंग्स हैं, जिसके कि इनको 250 करोड़ ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर एक्स्ट्रा इनको पे करना पड़ रहा है। अगर इसको ये रिप्लेस कर पाएंगे करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से, तो इनकी ये कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगले 2 से ढाई साल में ये कॉस्ट बैंक बचा पाएगा। इसके अलावा जो बैंक की रिटेल लायबिलिटी है, यानी कि बैंक को इतनी सारी ब्रांचेस सेटअप करनी पड़ रही हैं, एटीएम सेटअप करने पड़ रहे हैं, और अभी इतना इनको रिटेल बिजनेस नहीं मिल रहा है, जो कि आगे ग्रो हो रहा है, और आगे जो ब्रांचेस की वजह से ये क्रॉस सेलिंग कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी अभी जो नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा जो इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में जनवरी में सेटअप किया है, तो उसमें शुरू में जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 9 महीने में 4 लाख से ज्यादा ये क्रेडिट कार्ड इशू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि और मैनेजमेंट को भी रादर ये लगता है कि ये जो तीन चीजों में जब इनको पॉजिटिव रिटर्न आने लगेगी, तो बैंक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 15-16% तक पहुंच सकती है, जो कि और दूसरे बैंकों की है, और जबकि उसको अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इवन आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक की भी आप देखेंगे 12% तक है। तो आगे फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छी लगती है, और अभी इनके प्रॉफिट हुए हैं, तो इनकी मुझे उम्मीद है ब्रोकरेज हाउस भी इसके टारगेट रिवाइज करेंगे, और दूसरा इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह अच्छा है। और अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे इनके आरबीएल बैंक से या बंधन बैंक से, तो इनकी जो असेट क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं, तो सेफ इन्वेस्टर के लिए अभी भी टॉप जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर के, वही अच्छी ऑप्शन रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है, तो लगभग यहाँ से एक साल में या 1.5 साल में ये 50% की रिटर्न दे सकता है, अगर सब चीजें ठीक रही, कोई कोविड का सरप्राइज नहीं हुआ। तो अगर आपका थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल हाई है, तो मेरी ओपिनियन में ये बैंक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 1 से 1.5 साल के लिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।